वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी रोजगार की तलाश में है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। आज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड सीधी भर्ती 2024 और इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकेंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए गए। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती के संबंध में। अगले वीडियो में दूसरी जो भी भर्ती मैंने अभी दो बताई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 13/2/2024 यानी 13 तारीख को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया और समेकित बाल विकास सेवाएं महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान महिला और बाल विकास राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1988 के तहत कुल जो कितने पद है महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के जो पद है कुल 209 पद, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 164 और टीएसपी क्षेत्र के 45 पदों के लिए आवेदन जो भी आमंत्रित किए जाते हैं और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये जो भर्ती होगी सिर्फ महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के लिए होगी। अब इसमें शर्त क्या है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी कि पहली बात तो अगर आपके समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की अगर क्वालिफाइड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो विशेष निर्देश है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जो भी दिया उसकी पालना में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों की स्कोर कार्ड दिनांक 28/4/2023 को जारी किए गए। यानी ये सारा काम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है स्नातक स्तर का और जो भी 12th लेवल का। अब उसमें जो भी पद है उसी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार जितने भी विज्ञापित पद होंगे उनके 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी करने वाले अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला के पदों में परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी जो भी इस स्नातक स्तर की परीक्षा में आपके मार्क्स आए थे उसके अनुसार जो भी आप इसमें से फॉर्म भरेंगे उनमें 15 गुना कट ऑफ जो होगी उसके अनुसार परीक्षा में पात्र होंगे और उन्हीं की जो भी आगे परीक्षा होगी वो होगी। और इसमें संबंध में ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके समय आपको जो भी सूचना है वो भरनी पड़ेगी और आपके जो समान पात्रता परीक्षा है वो अगर आपने उत्तीर्ण किया तो उसके मार्क्स वगैरह वो ऑटोमेटिक फैच होंगे, उसी के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से होगा, तो ऑनलाइन आवेदन आपको RSMB की साइट पे जाना है और इसके लिए वहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से क्लिक करेंगे तो भी आपको SSO पे ले जाएगा और आप सीधे अपने SSO ID में जाकर के भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। SSO ID में जाने के लिए आपको सिटीजन ऐप्स पे G2C में क्लिक करना होगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मैंने पिछले कई वीडियो में डिटेल में आपको बताया हुआ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा OTR करते समय आप बहुत सावधानी से करें क्योंकि इसमें एक बार आप OTR कर देंगे उसके बाद में अगर कुछ भी गलती होगी तो फिर आपके सुधार की संभावना बहुत कम रहेगी और आपका फॉर्म गलत भर जाएगा। तो OTR बड़ी सावधानी से करें। आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार वगैरह से करें, जन आधार से करें तो उनमें सारी डिटेल्स या आपके नाम स्पेलिंग वगैरह सब सही होनी चाहिए ताकि आपके आगे कोई समस्या नहीं आए। और OTR के लिए जैसे आधार कार्ड का उपयोग करके OTR करना है। आधार कार्ड नहीं है तो आप अन्य जो डॉक्यूमेंट है जैसे मूल निवास है, डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कलिस्ट को जोड़ने का विकल्प भी है। तो ये तो हो गया OTR। उसके बाद में एक बार आप OTR करने के बाद में आपको बार बार ना तो फीस जमा कराने की जरूरत है। एक बार ये जो पंजीयन शुल्क है वो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दिव्यांगजन या अनुसूचित जाति जनजाति EWS के स्टूडेंट्स के लिए 400 और अन्य कैंडिडेट्स सामान्य वर्ग के और क्रीमी लेयर के अन्य OBC के क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए या जो भी कैंडिडेट उनके लिए 600 रुपये एक बार ही शुल्क है, बार बार आपको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वगैरह विद्यार्थी हैं उनको शुल्क है वो देना पड़ेगा। OTR में एक बार अगर आप करवा चुके हैं तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला पर्यवेक्षक के जो भी कुल पद है उनमें नॉन TSP में 164 पद है, जिसमें सामान्य महिला के 46, विधवा के 3, परित्यक्ता के 0। इसके अलावा अनुसूचित जाति की महिलाओं के 20, विधवा कैटेगरी अनुसूचित जाति में 1, परित्यक्ता की 0। इस तरीके से ये पूरी डिवीजन है वर्गीकरण। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP क्षेत्र में 45 पोस्ट है, जिसमें सामान्य महिला की 20, विधवा की 1, इसके अलावा अनुसूचित जाति की 2 और अनुसूचित जनजाति की 21, जिसमें विधवा कैटेगरी 1। इस तरीके से ये पोस्टें हैं। तो ये होगी पोस्ट डिटेल।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, एक तो पहली बात तो ये। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है, तभी वो आवेदन कर पाएगा। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर पाएंगे। यानी नॉन टीएसपी में तो टीएसपी कर सकता है, और अगर यदि अभ्यर्थी का चयन टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है और किस में निरस्त करवाना चाहता है। और अगर विकल्प प्रस्तुत अगर नहीं करेंगे तो अंतिम जो चयन है वो अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र में माना जाएगा। इसके अलावा जो भी खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजनों के लिए जो भी ये नियमानुसार है रिजर्वेशन होगा। और भी इसमें जो भी डिटेल्स है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी नियमानुसार जो भी आरक्षण होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो भी क्राइटेरिया है उसी के अनुसार इनको भी आरक्षण दिए होगा, या जो भी इनके मार्क्स है वो दिए होंगे। कौन कौन से इसमें श्रेणी आएगी, किस किस गेम्स को मान्यता दी गई, ये पूरी लिस्ट इसमें दी हुई है। तो पूरी विज्ञप्ति आप जरूर एक बार देख लें। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी जो भी नियमानुसार है वो आरक्षण है। और इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के लिए भी कुछ विशेष निर्देश है। तो जो भी टीएसपी के स्टूडेंट या कार्मिक या जो भी अभ्यर्थी है वो इसको जरूर एक बार चेक कर लें। वेतनमान की बात करें तो महिला पर्यवेक्षक के लिए जो पे मैट्रिक्स L7 है वो निर्धारित है। और इसके अलावा जैसे प्रोबेशनर होंगे 2 साल की जो भी प्रवीक्षा दिन अवधि में आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। इसके बाद में जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो आपको सारे वेतन भत्ते वगैरह DA HRA वगैरह वो सारा मिलेगा। अब L7 की बात करें तो मैं आपको 7th पे का थोड़ा सा चार्ट बता देता हूँ कि जैसे आप प्रोबेशन में होंगे तो L7 का मतलब हो गया आपको 2 साल तक 15,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में L7 की बात करें तो यहाँ L7 का जो शुरुआती पे स्केल है वो 22,400 है। 22,400 प्लस जो भी DA और HRA वगैरह है वो मिलेगा। तो ये तो हो गया इसकी पे की बात। अब वेतनमान मैंने आपको बता दिया लेवल 7 है। पात्रता या शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी भारत सरकार द्वारा या इंडियन लॉ के द्वारा मान्य हो। और हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में O ग्रेड का सर्टिफिकेट या वो सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाई, या सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा कंप्यूटर सेट बाई NIE या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का कोर्स होना चाहिए, या डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड एजुकेशन जो भी कंट्री है उसके अलावा, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। या अगर कुछ नहीं है तो आपके पास में कंप्यूटर से संबंधित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने RSCIT जो कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित की जाती है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस RSCIT ये 2 तो होना जरूरी है। इसके अलावा आपका जो समान पात्रता परीक्षा में वो आपके उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। देवनागरिक लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि यानी योग्यताएं जैसे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपको जब भी चयन हो जाता है तो आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय चरित्र प्रमाण पत्र 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रस्तुत करना पड़ेगा। नागरिकता के बारे में भारतीय नागरिक और अन्य भी यहाँ जो भी नेपाल के, भूटान के, तिब्बती शरणार्थी वगैरह वो भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2025 को 18 साल आयु हो चुकी होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आयु की सीमा है नियमानुसार जो छूट है, जैसे सामान्य महिलाओं को 5 साल यानी 40 + 5। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि बोर्ड द्वारा पूर्व में पर्यवेक्षक जो परीक्षा 2015 में आयु की गणना 1/1/16 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। यानी जैसे 40 है प्लस 43 तक तो कोई भी भर सकता है। उसके बाद में 5 वर्ष की छूट है वो सामान्य महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति की जो भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिला हैं उनको 10 वर्ष की छूट। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए जैसे कर्मचारियों की 40 साल। उसके अलावा अन्य जो भी है जो भी छूट होगी वो ऊपरी आय में होगी, न्यूनतम 18 होनी चाहिए, ऊपरी आय में छूट होगी। इसके अलावा NCC कैडेट वगैरह उनको भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो ये हो गया पेंशन है। तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राजस्थान सरकार द्वारा दी पेंशन हो गया, यानी जो भी राजस्थान सरकार निर्धारित करेगी वो दी होगी। विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। अगर आप विवाहित हो तो इस संबंध में आपका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पंजीयन शुल्क आपको एक बार ही देना पड़ेगा, OTR करना है आपको। सामान्य कार्मिक है तो या 600 रुपये, किसी भी रिजर्व कैटेगरी है तो 400 रुपये एक बार आपको भरना है। परीक्षा का आयोजन है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या टैबलेट आधारित परीक्षा होगी OMR शीट द्वारा जो भी होगी, ऑफलाइन वगैरह ऑनलाइन जैसी भी होगी वो करवाई जाएगी। और इस संबंध में जब भी परीक्षा होगी उस समय
बोर्ड की साइट पर अपडेट दे दी जाएगी। प्रवेश पत्र भी आपको किसी को भी डाक से नहीं भेजा जाएंगे, आपकी एसएसओ आईडी में ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अनापत्ति पत्र के बारे में कि अगर आप पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में नियुक्त है तो आपको अपने जो भी नियुक्त अधिकारी है उनसे एनओसी लेना है या अप्लाई कर देना है, क्योंकि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय आपको एनओसी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता कौन सी होगी? जैसे कोई ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी वगैरह हो, या ऐसी महिला जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी हो। तो ये सामान्य नियम है जो सभी भर्ती पे लागू होते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अपने एसओ में जाकर के सबसे पहले ओटीआर करना है, उसके बाद में आवेदन कर लेना है। इसके लिए आपको अपना जो भी फ़ोटो है, साइन है, वो स्कैन करके रखना है। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप ओटीआर करेंगे और आपका सारा प्रोफाइल भरा हुआ है तो आपके 10वीं 12वीं के ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह ऑटोमेटिक फीड होंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं फीड है तो एक बार आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरने के बाद में कुछ संशोधन करना चाहें तो ओटीआर में भी कुछ करेक्शन तो होगा, लेकिन पूरे करेक्शन नहीं होंगे, इसलिए ओटीआर आप विशेष रूप से ध्यान से भरें। और इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन प्रत्याशित करने की प्रक्रिया, यानी अगर मान लो संबंधित प्रमाण पत्र आधारित नहीं होने के उपरांत भी अगर आप द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है तो आप ऐसे आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जो भी आपके विड्रॉ बटन पर क्लिक करके आप प्रत्यारित कर सकेंगे। यानी कि अगर मान लो आपने क्वालिफाइड नहीं किया समान पात्रता परीक्षा और फिर भी आप आवेदन कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि गलती है, तो आप उस फॉर्म को तुरंत विड्रॉ कर लें, यानी प्रत्यारित करें, वापस ले लें। नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है अगर आप गलत सूचना देते हैं, गलत फॉर्म भरते तो ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको संबंधित जो भी आपकी जाति का या किसी कैटेगरी का अगर आप फायदा ले रहे हैं तो वो आपके पास में निर्धारित तारीख का होना चाहिए। ये पूरी जानकारी इस संबंध में थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगली वीडियो में हम दो जो विज्ञप्ति है जिसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।